सारी एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ का केस। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या कोई भी कॉर्पोरेशन उनका एंजॉय ले सकता है कि नहीं ले सकता है, उनका वॉयलेशन होने पर कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो आंसर हमें मिला था नेगेटिव में कि कोई भी आर्टिकल अगर सिटीजन को दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सोच समझ करके दिया है। कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन उनको एंजॉय नहीं ले सकता, उनका वॉयलेशन होने पर कोर्ट में नहीं जा सकता। ये इशू डिसाइड हुआ था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले केस में। यहाँ जो हमारे सामने केस है ये है टेल्को वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। टेल्को कंपनी है, वो एक बिजनेस होता है उसका, डीजल ट्रक जो होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को बनाने का। एंड उसका जो ऑफिस होता है वो बिहार में होता है, लेकिन बिजनेस जो कैरी करती है वो बॉम्बे में करती है। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड एक इशू अराइज होता है। आर्टिकल 286 कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर रिलेवेंट है, जो बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स फॉर सेल्स ऑफ गुड और डूइंग एनी ट्रेड। मतलब यहाँ पर आप टैक्स को इम्पोज नहीं करोगे, कोई भी ट्रेड या फिर सेल्स ऑफ गुड की अगर बात हो रही है उसको लेकर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दी गई है आर्टिकल 286 में। ठीक, दूसरा यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी यहाँ पर रिलेवेंट है। आर्टिकल 32 जो है रिट के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, वो भी यहाँ पर रिलेवेंट है। इन सबको हम एक तरह से ना इन सबको रिलेवेंट करके इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। होता क्या है, जो यहाँ पर टैक्स ऑफिसर जो होता है वो इस कंपनी के लिए एक टैक्स के बारे में डिमांड करता है और कंपनी कहती है कि आर्टिकल 286 के तहत मुझे टैक्स देने का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। 286 का यहाँ पर मेरा वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है और आर्टिकल 19 जो है ट्रेड वगैरह, आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू प्रोफेस ट्रेड, मतलब राइट टू डूइंग ट्रेड एंड फॉर्म एसोसिएशन के जो मैं बारे में बात करता है आर्टिकल 19 है, यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो रहा है। ये सब बात करता है पिटिशनर अपनी साइड से, जो टेल्को कंपनी होती है वो एक तरह से यहाँ पिटिशनर होती है। अब ये कहता है कि जो मुझ पर टैक्स लगाया जा रहा है वो मेरा वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो इसके लिए वो आर्टिकल 32 के तहत रेमेडी दाखिल करता है। जब रेमेडी डालता है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर इश्यू अराइज हो जाता है। अब होता क्या है, जो एसटीओ वाला केस था, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाला जो केस था, उसमें पहले डिसाइड हो गया था कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो है, जो आर्टिकल हमारे जो फंडामेंटल राइट में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं, कोई भी कॉर्पोरेशन उनके लिए डिमांड नहीं कर सकता। ये एसटीओ में डिसाइड हो गया था उस वाले केस में, पहले वाले में, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले केस में। तो यहाँ पर जो पिटिशनर जो है ना, ये टेल्को कंपनी जो है बड़ी चालाकी से काम करती है। जो क्या करती है, जो इसके शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के, उनको भी साथ में ले लेती है। अब वो होते हैं इंडियन सिटीजन्स, तो वो उन्हें भी साथ में ले लेती है और खुद कंपनी हो जाती है टेल्को कंपनी। तो तीनों चारों मिलकर रिट फाइल कर देते हैं। कंपनी का मानना ये होता है, जो टेल्को कंपनी होती है उसका मानना ये होता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो शेयर होल्डर है हमारी कंपनी के, अगर वो भी हमारे साथ में पिटिशनर बन जाएंगे तो हो सकता है हम भी वो राइट को एंजॉय कर सकें जो एक सिटीजन करता है। ऐसा मानना होता है टेल्को कंपनी का, तो पिटिशन फाइल कर देती है यहाँ पे। अब आगे की कंटेंशन जो यहाँ पे पेश होती है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के होती है। तो यहाँ पर पहला जो रेस्पोंडेंट कंटेंशन पेश करता है वो कहता है कि जो टेल्को कंपनी है वो जो आर्टिकल 19 है उसको एंजॉय नहीं करती है, मतलब उसका जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकती है आर्टिकल 19 को। ये रेस्पोंडेंट पहली कंटेंशन पेश करता है और आर्टिकल 286 के भी प्रीव्यू से वो बाहर है। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 286 जो है इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन लगाता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स पे, जब ट्रेड जो है ना इंटर स्टेट हो रहा हो, मतलब स्टेट के अंदर हो रहा हो। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे जो है रेस्पोंडेंट ये कहता है कि ट्रेड इंट्रा स्टेट हो रहा है, दूसरी स्टेट तक भी बात जा रही है उसकी, जो ट्रेड हो रहा है। तो ये दो कंटेंशन यहाँ पे पेश करती है। तो आर्टिकल 19 को भी एंजॉय नहीं कर सकती, आर्टिकल 286 को भी एंजॉय नहीं कर सकती है। हैंस पिटिशन की जो पिटिशनर ने जो पिटिशन फाइल की है वो यहाँ पर डिसमिस होनी चाहिए। अब मिस्टर पालकी वाला जो है पिटिशनर के साइड से होते हैं, वो पिटिशनर के साइड से होते हैं, तो वो कंटेंशन पेश करते हैं कि आर्टिकल 19(1)(c) राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और आर्टिकल 19(1)(g) ट्रेड से रिलेटेड जो है, वो इन दोनों को कोरिलेट करके कोर्ट को समझाते हैं कि कहीं ना कहीं इसको जो है मतलब
समझाते क्या है वो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आता है। वो इन दोनों के एवज में जो है वहां पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसे समझ नहीं पाता है। वो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है क्लियर वर्डों में कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है और आप आर्ग्यूमेंट कर ही क्या रहे हैं, हमें हमारे ये समझ से बाहर है। ये बात कर देता है सुप्रीम कोर्ट, जो पिटिशनर की साइड से जब मिस्टर पालके वाला कंटेंशन पेश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि एक हमारे पास डॉक्ट्रिन होता है कॉर्पोरेट व्हील का, ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है कॉर्पोरेट व्हील का। आप कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे आपको डॉक्ट्रिन याद रखना है कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील को आप ऐसे याद रखेंगे, जब कॉर्पोरेट व्हील किसी भी कहीं भी लागू होता है, जब कॉर्पोरेट व्हील कहीं भी पियर्स होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी के मामले में, किसी भी कॉर्पोरेशन के मामले में, तो वहां ये मान लीजिए उस समय कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कुछ भी कंपनी का किया धरा वो उस तक ही लिमिटेड रहेगा, उसके मेंबर्स तक नहीं जाएगा, ठीक है, वो लिमिटेड रहेगा उस कंपनी तक ही, उस कॉर्पोरेशन तक ही। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि कॉर्पोरेट व्हील का जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, वहां पर पियर्स हुआ है, वहां पे लागू हुआ है, ठीक। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हो जाते हैं, हम फर्दर केसेस में उनके बारे में डिस्कस करेंगे एलैबोरेटली, कि इस डॉक्ट्रिन को, इस कॉर्पोरेट व्हील को वहां से लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक। जब ये लिफ्ट हो जाता है वहां से, तो कंपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रह जाती है, वो उसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी, पहले जब डॉक्ट्रिन पियर्स था तब तक तो कंपनी तक ही उसकी लायबिलिटीज थी, लेकिन जब वो डॉक्ट्रिन जो है लिफ्ट कर दिया गया वहां से, जब वो हटा दिया गया, तो उसकी लायबिलिटी जो है मेंबर्स तक भी आ जाती है, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उन तक भी उसकी लायबिलिटी आ जाती है। मतलब पहले उसकी लिमिटेड लायबिलिटी थी कंपनी तक, कॉर्पोरेशन तक, लेकिन वो जब वो डॉक्ट्रिन पियर्स था, लेकिन जैसे ही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हुआ, वैसे ही उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो गई, जो उसके मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर होंगे, वहां तक उसकी लायबिलिटीज आ गई। तो फर्दर क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, जो यहाँ पर व्हील है, जो कॉर्पोरेट व्हील है, क्या हम उसे यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पे व्हील ऑफ पिटिशनर को लिफ्ट कर देंगे, तो क्या यहाँ पे ये कहना ठीक होगा कि कंपनी नहीं है जो आर्टिकल 32 के तहत मूव कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये शेयर होल्डर है कंपनी के जो मूव कर रहे हैं, और इसके तहत मतलब एक तरह से कंपनी को भी मतलब यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान लिया गया, उसे एक पिटिशनर मान लिया गया, उसे भी एक शेयर होल्डर की तरह यहाँ पे गिना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आर्टिकल 32 के तहत उसे इनकम्पिटेंट नहीं माना जाएगा अगर हम उसे इस व्हील को, इस कॉर्पोरेट व्हील को, जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक तरह से पियर्स हुआ है, अगर हम उसे हटा देते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत जो कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर रहा है, वहां पे इसे भी इनकम्पिटेंट नहीं माना जाना चाहिए। क्या ये सब कहना ठीक होगा कि नहीं होगा? ये सब बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस एवज में ये कहता है कि अगर आप इस व्हील को आप हटवाते रहेंगे ऐसे ही, और कोई भी कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसको कॉम्पिटेंट बनाते रहेंगे कि हाँ वो आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशन फाइल कर सकती है, जबकि ये राइट तो सिर्फ सिटीजन के पास है। अगर ऐसा करने के लिए आप व्हील को हटवाते रहेंगे और उसे क्या कहते हैं ना, एलिजिबल बनाते रहेंगे कंपनी को, तो ये तो वही काम हो जाएगा कि जो काम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली लॉफुल नहीं है, वो आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जो काम डायरेक्टली अनलॉफुल है, आप उसे इनडायरेक्टली लॉफुल बना रहे हैं। तो ये सब बात की जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि पालकी वाला आर्टिकल 19(1)(c) की कंटेंशन पेश करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और उसे मिक्स करता है आर्टिकल 19(1)(g) के साथ जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी वजह में कहता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और ट्रेड का कोई लेना देना आपस में नहीं है, और कोई भी कंपनी जब एक फॉर्म कर दी जाती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, उसकी अपनी एक अलग अलग लायबिलिटीज होती हैं, वो एक अपने आप में अलग एंटिटी की तरह काम करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो यहाँ पर पिटिशन फाइल की गई है कंपनी द्वारा, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये पूरी तरीके से इनकम्पिटेंट है और पिटिशन को डिसमिस कर देता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर डिसीजन था आपके सामने इस सुप्रीम कोर्ट का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय।